पार्शियली फिल्ड है ना। तो एक सीक्वेंस है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको ताकि क्लास का कुछ मतलब निकले, है ना। कैपेसिटर क्या होता है? तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्टेन वॉल्यूम। और आपके सिलेबस में है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर की प्लेट है, मेटल की प्लेट है, जिसका एरिया आप ए एज्यूम कर सकते हैं। और इस कैपेसिटर की एक और प्लेट है सामने, बिल्कुल आइडेंटिकल प्लेट, प्लेट एन। एम प्लेट को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज इनर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सामने वाले मेटल की प्लेट पर होता है इलेक्ट्रिक इंडक्शन। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक इंडक्शन नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है इनर सरफेस पर, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है आउटर सरफेस पर। ठीक है, आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज जो इंड्यूस होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है ग्राउंड में। कैसे? एक वायर से, एक वायर कनेक्ट करते हैं राइट फेस से और वो सारा पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग ग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन इन जनरल हम डी से लिखते हैं। एम प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो एन प्लेट की कितनी होगी? माइनस सिग्मा। इक्वल चार्ज है मैग्नीट्यूड में, एरिया सेम है दोनों प्लेट्स का, तो सिग्मा क्या होता है? क्यू बाय ए। तो दोनों प्लेट्स के लिए क्यू का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों प्लेट्स का एरिया भी सेम है। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें एम प्लेट को चार्ज प्रोवाइड करते हैं वो काफी सारा चार्ज स्टोर कर पाती है। रीजन ये नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव प्लेट के पोटेंशियल को ज्यादा इंक्रीज नहीं होने देती। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएगा, बट पास वाली नेगेटिव प्लेट क्या कर देती है? इसके पोटेंशियल में ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होने देती, नेगेटिव पोटेंशियल भी बढ़ रहा होता है। तो ओवरऑल पोटेंशियल जो है वो कंपैरेटिवली कम इंक्रीज होता है, पहली बात। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या है? तो C इक्वल टू होता है Q बाय V। C कैपेसिटेंस है, Q चार्ज है, V है पोटेंशियल। अगर किसी बॉडी को चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं Q, तो बॉडी के पोटेंशियल में इंक्रीमेंट होता है V। ये कल वाली बात बता रहा हूं। अगर किसी बॉडी को एम प्लेट पर फोकस करें, एम प्लेट को हमने Q चार्ज प्रोवाइड किया तो उसके पोटेंशियल में भी इंक्रीमेंट होता है। अगर ये वाला सिस्टम हटा दें तो आइडेंटिकल जो प्लेट है एम, इसको आप जितना चाहें उतना चार्ज प्रोवाइड नहीं कर सकते। रीजन, जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। एयर के लिए मैक्सिमम पोटेंशियल की वैल्यू कल बताई थी, बताइए। ये ऑनलाइन कनेक्ट हो गए क्या? अक्षित हो गया ना? ठीक है, हाँ यस सर। तो बोल भी दो, सुनाई दे रहा है तो बोलिए। यही ना, है ना? तो अगर एम प्लेट पर पोटेंशियल की वैल्यू 3 × 10⁻⁶ वोल्ट को, है ना, गेन कर ले, तो उसके बाद एम प्लेट को आप और पॉजिटिव चार्ज दे नहीं सकते, रीजन, इस वोल्टेज के बाद गैस के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड होने लग जाते हैं। अगर कोई गैस का मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर दोनों होते हैं, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो इतना हाई पोटेंशियल, इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है इस वैल्यू पर कि गैस के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड हो जाते हैं, मतलब नेगेटिव अलग पॉजिटिव अलग हो जाते हैं, और नेगेटिव आ जाता है प्लेट पर और पॉजिटिव चला जाता है दूर। तो यही हमने कल बात की थी कि अगर आप चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं एम प्लेट को, आप एक प्रोसेस से चार्ज प्रोवाइड करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं आप, तो उसी रेट से V बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जब V की वैल्यू इस वैल्यू को टच कर लेती है उसके बाद प्लेट पर आप और चार्ज दे नहीं सकते। आप और चार्ज देते हैं, आसपास कोई गैस के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज प्लेट के पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देता है, सारा नहीं, जितना एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आपने दिया इस वोल्टेज के बाद, जितना एक्स्ट्रा पॉजिटिव आप देंगे उतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट में चला जाएगा दूर, और नेगेटिव आएगा और उस पॉजिटिव को, जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव दिया था, उस पॉजिटिव को ये नेगेटिव क्या कर देगा? न्यूट्रल, और इसका पोटेंशियल इसके बाद बढ़ता ही नहीं है। बढ़ाने की कोशिश करते हैं बट नहीं इंक्रीज होता। तो इसका मतलब
इस पोटेंशियल तक आप चार्ज दे सकते हैं। तो अब प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, वो ये है कि अगर हमें किसी मेटल की प्लेट का कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो उस पर पोटेंशियल कम करना पड़ेगा विदाउट चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। अगर इसका कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो ऐसी ही एक और प्लेट इसके पास रख दो, क्या होता है इलेक्ट्रिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक इंडक्शन आपको बता रखा है, जब कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास होता है तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव नेगेटिव टेम्परेरीली सेपरेट हो जाता है। जितना पॉजिटिव इधर है उतना नेगेटिव इधर सेपरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक इंडक्शन। एक मेटल के वायर को जब यहाँ कनेक्ट करके उसको ग्राउंड कर देते हैं तो ये पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाता है बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग। तो अब एन प्लेट पर क्या बचा, ओनली नेगेटिव। तो एम प्लेट के बहुत पास होती है एन प्लेट और उस पर क्या है ओनली नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज कैसा पोटेंशियल जनरेट करेगा, नेगेटिव पोटेंशियल। इस एम प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ जनरेट करेगा, पास वाली नेगेटिव प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल होगा। लेट ये प्लस वी डैश है और ये माइनस वी है, इसका खुद का पोटेंशियल है पॉजिटिव और इसका पोटेंशियल है नेगेटिव। पहले ये था ही नहीं, पहले क्या था ओनली पॉजिटिव। तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर ओवरऑल जो पोटेंशियल होगा वो काफी रिड्यूस हो जाएगा, काफी रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक प्रिंसिपल पढ़े थे कल, क्या प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्या था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर another uncharged grounded conductor placed near to it, that's it। तो हमने एक टेक्निक से V को कम कर दिया तो ऑटोमेटिक कौन बढ़ जाता है, C। और C क्या होता है, C मतलब कैपेसिटेंस इज डिफाइंड बाय रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर एंड इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल। तो चार्ज जो प्रोवाइड किया और इंक्रीज जो हुआ पोटेंशियल में, उनका रेशियो होता है C, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, कुछ पता है, ऐसा ही सिस्टम में इसकी यूनिट है फैरड, फैरड, ठीक है। चलिए एक बात आपको बता दी, अब अगर यहाँ प्लस सिग्मा है या माइनस सिग्मा है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। फर्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन आया था, वहां हमने एक काम किया था, याद आया, फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज का 24th क्वेश्चन है ना। तो इसमें एक पर प्लस सिग्मा है एक पर माइनस सिग्मा है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डबल, है ना, हाफ प्लस हाफ। यहाँ होता है जीरो, यहाँ भी होता है जीरो, याद आ गया ना। तो नहीं याद आया तो उसको देख लेना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब हम कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूलाज फॉर्मुलेट करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द टू प्लेट्स, मतलब कोई मीडियम नहीं है, एयर भी ले सकते हैं वैक्यूम भी ले सकते हैं, ठीक है। तब C कितना होगा, तो उसके लिए मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था। कौन सा सीक्वेंस, पहले E देन V देन C। पहले हम दोनों प्लेट के बिटवीन E पता करते हैं, फर्स्ट स्टेप। देन M प्लेट N प्लेट, इन दोनों के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस पता करते हैं, दूसरा काम। जब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है तो C की डेफिनेशन है Q बाय V, तो वो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और फॉर्मूला आ जाता है। तो E तो आपने पता कर लिया, E कितना होता है, तो E होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कल काफी डिटेल में बताया था, फिर भी आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। सिग्मा के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बात करते हैं V की, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन। M एंड एंड प्लेट, तो वो क्या होगा, उन दोनों प्लेट के बीच में जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनटू सेपरेशन, इनटू सेपरेशन। ये फॉर्मूला कहां से आया, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट में नहीं सेकंड चैप्टर में ही एक फॉर्मूला डेराइव किया था, रिलेशन बिटवीन E एंड V था ना एक फॉर्मूला। यहाँ नेगेटिव साइन क्या बताता है, सब कुछ बताया था। द पोटेंशियल रिड्यूसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो dV इक्वल टू क्या होगा, E इंटू dr। अगर मैग्नीट्यूड ले लें तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, E इंटू dr। dr डिस्टेंस, dr सेपरेशन में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, E इंटू dr। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पूरा सेपरेशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं आपको dr सेपरेशन लेना है। तो थोड़ा सा सेपरेशन है तो थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस है, पूरा सेपरेशन ले लेंगे तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। देख रहे हैं, E इलेक्ट्रिक फील्ड, D डिस्टेंस, यहाँ dr स्मॉल डिस्टेंस ही होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग
पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस पता करना। कितना आएगा? Q into D upon A epsilon naught, true? Then according to the definition of electric capacitance, C equal to क्या हो जाएगा? Q into D upon A epsilon naught। तो ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए आपके टॉपिक पढ़ते पढ़ते कि अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पता करनी है, और वो भी कब? जब दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है। तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स वो इंसुलेटर्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पहुंचा दें तो उनके अपोजिट फेसेस पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक्स के लिए आपको कल का वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा। आप कहेंगे तो सेंड कर दूंगा, है ना? जो कहेंगे उनको हम सेंड कर देंगे। जिन बच्चों ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगी, कुछ बच्चे थे, आपने बताया था कुणाल, आपका शायद एग्जाम था, अंडरस्टूड है। बाकी लोगों का तो पता ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो आज बता दिया, आप ध्यान रखें। यस, तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते हैं तो कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट आता है? जबकि जब दोनों प्लेट्स के बीच में खाली जगह है तो कैपेसिटेंस हम अभी अभी निकाल चुके, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इस फॉर्मूले से दो बातें पता चल रही है। उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी जिसके प्लेट्स का एरिया ज्यादा है, कैपिटल A एरिया है, और सेपरेशन कम करोगे तो भी कैपेसिटेंस बढ़ेगी। तो एरिया बढ़ाओ, सेपरेशन कम करो, कैपेसिटेंस ज्यादा हो। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक जो हमने किया था, अगर दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दें। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है? वापस कह रहा हूं, उस वीडियो लेक्चर में बहुत करीब आई थिंक 30 मिनट्स तक डाइलेक्ट्रिक ही चला था और बहुत समझने वाली बात थी, पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ी सी बात ये बता दूंगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किसी इंसुलेटर को यहाँ पहुंचा दें तो इंसुलेटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हो जाता है, कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो ये वाला जो सरफेस है ये नेगेटिव हो जाता है, ये वाला सरफेस पॉजिटिव हो जाता है। कैसा? वो डिटेल में आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये नेगेटिव सरफेस, ये पॉजिटिव सरफेस। ठीक है, अब ये जो बाहर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है इसको हम कहते हैं अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ABCD। ठीक है, तो इसका AD सरफेस नेगेटिव हो गया और BC सरफेस पॉजिटिव है। तो ये जो नए सरफेसेस जनरेट हुए हैं चार्ज के, इससे एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। उसमें पोलराइजेशन वेक्टर सब कुछ है, उस वीडियो कल खूब सारा डिस्कशन हो गया था इस पर। ओके, तो एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो अभी आपको बस इतना से ही दिमाग में फिट करना है, डाइलेक्ट्रिक कोई इंसुलेटर होते हैं और उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख देते हैं तो अपोजिट फेसेस पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस होते हैं। बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड EP प्रोड्यूसेस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? समझ गए होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस EP। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, और ये जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है बिकॉज पॉजिटिव यहाँ है नेगेटिव यहाँ है, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात, अगर ये M प्लेट है, ये N प्लेट है, दिख रहा है दूर से? जो घर पे पढ़ रहे हैं उनको दिख रहा है ये M प्लेट, N प्लेट? यस सर। ओके, और इनके बीच का सेपरेशन है D। पूरे वॉल्यूम में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फिट कर दिया है। यहाँ जो हल्का सा गैप दिख रहा है ये नेग्लिजिबल है। अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिक्विड फॉर्म में है तो पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी है? जितना प्लेट के बीच में सेपरेशन है, पूरे वॉल्यूम में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बस इतना ही सुन लो, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? ग्रेटर देन 1। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है बाद में,
तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स का, यूनिट लेस फैक्टर होता है 4, 5, 6, इसकी ऐसी कुछ वैल्यूज होती है, 1 से ज्यादा होती है। मेटल के लिए कितना होता है के इंफिनिटी, मेटल के लिए कितना होता है के इंफिनिटी। रीजन मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही हो जाता है इलेक्ट्रोस्टेट्स में, ठीक है। तो जीरो से डिवाइड करोगे तो इंफिनिटी आना ही है। ये क्या कर रहे हो, निकालो अब उसको अंदर से। ओके, एयर के लिए के की वैल्यू क्या लिखते हैं, एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना लिखते हैं, तेज बोलो, बोल ही नहीं रहे। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है भाई, कुछ बच्चे 3-4 बार बोल चुके, कुछ बिल्कुल नहीं बोल रहे। के 1 होता है। रीजन एयर के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के उतना ही होता है, एयर का कोई पोलराइजेशन नहीं होता, एयर में कोई नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होता, ठीक है। तो मेटल के लिए के इंफिनिटी होता है, मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो तब तक यहाँ एक्यूमुलेट होते रहते हैं जब तक ये जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ईपी है ये बराबर नहीं हो जाते, ये दोनों बराबर हो जाते हैं मेटल के लिए, तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो मेटल में। चलिए, तो डाइलेक्ट्रिक की बात बता दी, अब ये टॉपिक आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस पता करेंगे इस कैपेसिटर की। इस कैपेसिटर में डिफरेंस क्या है, ये जो आपको स्लैब दिख रही है एबीसीडी, ये पहले वाले टॉपिक में नहीं थी, अब हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंसर्ट कर दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और के क्या होता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस डाइलेक्ट्रिक पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अगर एम प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, एन प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, बताइए। उतना ही है जितना पहले था। अगर स्लैब को हटा दे तो बीच में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड था, कैपेसिटर अभी अभी पढ़ा था, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर एक्ट हो जाता है, ये कंडीशन दिख रही है ना, डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर एक्ट हो जाता है, ठीक है। Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों प्लेटों के बीच में पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सही लिख रहा हूं क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन के, सही है। जल्दी देखिए, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन होती है और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है, ये बहुत बड़ा पिलर है अंडरस्टैंडिंग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी हेल्प से आपको नया इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है विच इज रिड्यूस्ड, विच इज लो, रीजन के की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, तो नया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंपैरेटिवली कम होता है पहले वाले से। इंपॉर्टेंट बात, अब नए इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से नया पोटेंशियल आएगा, तो Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, सही है। तो जो सीक्वेंस बता रहा था वापस बता देता हूं, जब भी आपको कैपेसिटेंस पता करनी होती है, ये तो पुराने वाले टॉपिक की है, नए वाले टॉपिक के लिए भी कैपेसिटेंस पता करेंगे, तो जब आप कैपेसिटेंस पता करते हैं तो सीक्वेंस यही होता है, पहले ई पता करते हैं, देन बी, देन सी। तो ई हमारा आ चुका है नए टॉपिक का, नया इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि रिड्यूस है के डिनोमिनेटर में है, के एक्स्ट्रा आ गया नीचे। ओके, अब वी की बात करें तो वी क्या होता है, ई इंटू डी। कौन सा ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू पुट कर दें तो वी आ गया क्यू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। रिपीट कर रहे हैं एज इट इज कल हमने जो किया था। अब सीक्वेंस बता रहा हूं 3 बार, है ना। सी तो पहले ई था, अब वी। अब आप कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से सी इक्वल टू क्या लिखते हैं, क्यू बाय वी, ये है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की डेफिनेशन। कल हमने अर्थ की कैपेसिटेंस की भी बात की थी, है ना, तो वो भी एक सेपरेट छोटा टॉपिक है, 7.11 माइक्रोफैरड, कैपेसिटेंस भी पता किया था, बिल्कुल ठीक है। तो क्यू सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वी है क्यू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू कैंसिल हो जाता है हर बार, फर्स्ट टॉपिक में भी, सेकंड में भी, अभी थर्ड में भी हो जाएगा। तो ये लास्ट टॉपिक जो हमने किया था कल वो ये था, सही है। और इसका मतलब नए कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पहले वाले कैपेसिटर की
k टाइम्स हो जाती है, आई थिंक दिख रहा है आपको, ये पुराने वाले कैपेसिटर जो बीच में कुछ भी नहीं था, तो कैपेसिटेंस क्या थी, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, k टाइम्स हो जाती है, तो k की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, इसका मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट है, if we fill any dielectric medium between the plates of capacitor, then the capacitance of capacitor always increases, electric field reduces, potential reduces, result of this capacitance increase होती है। 1 मार्क का ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है और 3-4 मार्क में इसका डेरिवेशन भी आ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम पार्शियली वाला, वो आज करना था हमें। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल्ड पार्शियली बिटवीन द टू प्लेट्स, तो पार्शियली वाला देखते हैं। सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, पहले हम E पता करेंगे, देन V, देन C। चलिए, तो लेट दिस इज आवर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो नीचे मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, ये क्या होते हैं, इंसुलेटेड स्टैंड। कोई भी इंसुलेटेड सपोर्ट होता है, ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं होता। ये आप नहीं भी दिखाए तो भी अंडरस्टूड है। ग्राउंड के कांटेक्ट में तो बस ये पीछे वाला सरफेस है जो वायर से हम इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, एम प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, एन प्लेट पर माइनस सिग्मा। यहाँ एग्जाम में कुछ चार्ज शो कर दें, बेटर रहता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले वाला कैपेसिटर जब बीच में कुछ भी नहीं है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, C नॉट इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। पैरेलल कैपेसिटेंस ऑफ एयर कैपेसिटर भी इसको कहते हैं। जहां हम रहते हैं वहां एयर तो है, एयर के लिए भी यही फॉर्मूला है, वैक्यूम के लिए भी ये, दोनों प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब कोई मटेरियल अभी नहीं है, ठीक है। अगर हम T थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में पहुंचा दें ऑफ थिकनेस T और T की वैल्यू D से कम है, तो पूरे वॉल्यूम में तो नहीं होगी, कुछ जगह खाली भी है लेफ्ट राइट में, ये जगह खाली है, एयर होगी यहाँ पर, ये भी खाली है। यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने पहुंचा दी, ठीक है, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। इंपॉर्टेंट बात, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इसका मतलब K क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो स्टार्ट कर दी है मैंने डेरिवेशन की, पहले E की बात करते हैं, फिर V, फिर C। तो E की बात इसी से स्टार्ट होती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ नहीं थी, तब कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड था इन दोनों के कारण, E एक्सटर्नल। तो E एक्सटर्नल क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 24 में आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, Q बाय A, सिग्मा की वैल्यू Q बाय A, तो ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। अभी थोड़ी देर पहले किया था ये काम, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, यहां से यहां तक। डाइलेक्ट्रिक के अंदर अंदर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला, और डाइलेक्ट्रिक के बाहर यहां पर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला। खाली जगह ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है एयर में या वैक्यूम में, और जहां जहां डाइलेक्ट्रिक है वो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो स्पेशल केस, इंपॉर्टेंट केस इसलिए भी हो जाता है ये, बिकॉज दोनों टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेट के बीच में, खाली जगह ये और डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये वाला, ठीक है। अब खाली जगह की लेंथ कितनी है, चलिए एरो से देखिए, दिस प्लस दिस कितना है ये, तो सही सोच रहे हैं, D माइनस टी, बची हुई थिकनेस, कुछ खाली जगह इधर है कुछ उधर है, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी खाली जगह की, D माइनस टी, और भरी हुई जगह है T, ठीक है। तो फर्स्ट काम तो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिए मैंने, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड। अब M प्लेट यहां पर लिख देता हूं, यहाँ N प्लेट, M प्लेट N प्लेट, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा फॉर्मूले से, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा E एक्स टी इंटू डी माइनस टी। देखो अभी अभी आपने कहा
ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिस्टेंस तक है, कुछ इधर है कुछ इधर है, और दोनों डिस्टेंस मिलकर कितनी है, d माइनस टी। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी डिस्टेंस तक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इसकी डिस्टेंस से प्रोडक्ट किया, प्लस अभी डिस्टेंस बाकी है t डिस्टेंस, t थिकनेस बाकी है, उसमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, e नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू t इनटू थिकनेस। तो ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप v पता कर लिए, अब है ना, E पता कर लिया, V कैसे पता करते हैं, तो वो पार्शियली मिलता है, खाली जगह का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस डाइलेक्ट्रिक के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा, दिस प्लस दिस, ये पोटेंशियल डिफरेंस इस कंबाइंड इक्वेशन से आ जाता है। अब V इक्वल टू आप ऐसा लिख सकते हैं, E ext d माइनस टी प्लस E ext अपॉन k इंटू टी, लिख सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्सटर्नल अपॉन K, ऐसा लिख सकते हैं ना। ओके, E एक्सटर्नल कॉमन, E ext कॉमन, तो आपको ब्रेन को बहुत ही एक्टिवली यूज लेना होता है। अगर आप रिवीजन क्लासेस में बैठे हैं तो दिमाग को तेज यूज देना है और घर पर ज्यादा टाइम देना है, तब आप जो पीछे 2-3-4 महीने नहीं पढ़े ना, वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन ठीक है अभी तक, E एक्सटर्नल कॉमन आया है तो ये और ये अंदर दिखाई दे रहे हैं। इक्वेशन 2 से आप E एक्सटर्नल कहाँ है, इक्वेशन 2 में है ना, E एक्सटर्नल वैल्यू पुट करते हैं, तो E एक्सटर्नल क्या है, Q K A एप्सिलॉन नॉट, बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा d माइनस टी प्लस t बाय k। ठीक है, E नेट की वैल्यू है, कहां पर है, तो E एक्सटर्नल की वैल्यू कहां है, ये रही, E नेट की नहीं रखनी है, E एक्सटर्नल की रखनी है, तो यहाँ पर K नहीं दिखाई देना चाहिए। अभी ठीक है बिल्कुल, है ना। दिस इज आवर इक्वेशन 3। तो दो काम हो गए, पहले E की बात हो गई, दोनों E, फिर V की बात हो गई, ये 4 स्टेप्स। अब फाइनली C, तो फाइनल स्टेप सबसे सिंपल है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस C इक्वल टू होता है Q बाय V। तो स्टेप तो एटलीस्ट पता लग गए, पहले E फिर V अब C। तो इस स्पेशल इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का C आने वाला है अब, तो Q अपॉन Q इंटू d माइनस टी प्लस T अपॉन K, बिग ब्रैकेट और Q के नीचे A एप्सिलॉन नॉट। तो डिवाइड का भी डिवाइड ऊपर आएगा, Q को तो कैंसिल कर दूं, तो क्या आएगा, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन बिग ब्रैकेट d माइनस टी प्लस T अपॉन K। ये जनरल टॉपिक है, इसमें प्रीवियस दोनों आ जाते हैं। अगर T की वैल्यू 0 हो, इसका मतलब कुछ भी नहीं है प्लेट के बीच में। अगर थिकनेस T 0 हो, इसका मतलब प्लेट के बीचों बीच कुछ भी नहीं है। अगर आप इस एक्सप्रेशन में T इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा। T इक्वल टू 0 पुट करके देखो मिल रहा है क्या, सही है, चेक कर लिया सभी ने। यस विशाखा, क्या नाम है आपका, नाम विशाखा है, बताइए, चेक कर लिया ना। 0 अपॉन K 0, D माइनस 0 D, तो D बचा बस। हाँ, दूसरी बात, अगर T की वैल्यू D के इक्वल हो तो सेकंड वाला टॉपिक आ जाता है, पूरे के पूरे वॉल्यूम में डाइलेक्ट्रिक, अगर स्मॉल t थिकनेस किसके इक्वल हो, D के बराबर हो, तो पूरे के पूरे वॉल्यूम में डाइलेक्ट्रिक है, सेकंड वाला टॉपिक आ जाएगा। देखो K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आ जाएगा क्या। जैसे ही T की वैल्यू K के इक्वल पुट करोगे, ये ब्रैकेट खत्म, D माइनस डी 0 और T की वैल्यू D हो जाएगी, तो K ऊपर आएगा, K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ये था जनरल, D माइनस टी प्लस T अपॉन K। याद रखना है, याद रखना है। और एक्चुअल में क्या याद रखना है, सीक्वेंस, पहले E फिर V और फिर C हो जाएंगे तीनों। आरबीएससी वालों को इसके बाद एक 4th टॉपिक और करवाया जाएगा, वो अलग से करवाया जाएगा, नहीं तो सीबीएसई वाले डर भी सकते हैं। एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, 1 2 3 4 एन, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अलग अलग है, और क्या निकालना है, सी निकालना है, कैपेसिटेंस। वो उससे जनरलाइज टॉपिक कुछ नहीं होगा, ठीक है।
तो यहाँ खत्म होता है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। अब हम कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं, कुछ 10 to 15 मिनट्स 20 मिनट्स हैं, तो फिर तो बात भी हो जाएगी, टॉपिक भी हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो बताइए, यस ज्योति, नाम से ही बोल रहा हूं ना, कॉम्बिनेशन हम करेंगे कैपेसिटर्स के। कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, मैं ये क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ, काफी बच्चों को याद आ गया होगा, है ना। व्हाई वी कंबाइन कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन में भी कंबाइन करेंगे, पैरेलल में भी करेंगे। जैसे रेजिस्टेंसेस का आपने सुना होगा 10th क्लास में, 12th में भी पढ़ाएंगे आपको जब 3rd चैप्टर आ जाएगा। रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्शन करते हैं, पैरेलल में भी करते हैं, इसी तरह से कैपेसिटर्स को भी करते हैं। बट क्यों करते हैं, चलो आप कैपेसिटर को छोड़ो, कैपेसिटर्स को क्यों किया था 10th में, सॉरी रेजिस्टेंसेस को क्यों किया था 10th में आपने कनेक्शन, साइंस के टीचर ने कहा था इसलिए। सबको साइंस के टीचर याद आ गए होंगे 10th वाले। हाँ भाई, कोई भी बताए, सब पर क्वेश्चन अप्लाई है। व्हाई वी कंबाइंड रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड इन पैरेलल, यहां से शुरू करते हैं। टू वेरीफाई ओम्स लॉ, बस To get required resistance. इधर से आंसर आ गया। हाँ आपको पता है, आई नो, इधर भी नहीं, अभी सोच रहे हैं। 10th क्लास में V इक्वल टू आई आर ऐसा फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, ओम्स लॉ नाम को उल्टा पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाते तो हैं। वो जब 3rd चैप्टर आएगा तब बताएंगे, उल्टा पढ़ाया जाता है पूरे इंडिया में। सीरीज और पैरेलल में कनेक्शन क्यों करते हैं, रेजिस्टेंसेस का वैल्यू चाहिए उस हिसाब से, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, वैल्यू चाहिए उस हिसाब से। अब इनकी भावनाएं मैं समझाता हूँ और डिटेल में। इन्होंने सही बोला है, मैं समझ गया, और आप में से कुछ समझ गए होंगे, कुछ नहीं समझे होंगे, है ना। उधर घर पे अक्षित भी समझ गए। देखो एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ रेजिस्टेंसेस के लिए और कैपेसिटर के लिए, बात आप अपने आप समझ जाएंगे, तो टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा। अगर R1, R2, R3 ये 3 रजिस्टर्स इक्वली 3 रजिस्टर्स एक सीरीज में आपने कनेक्ट कर दिए, तो डिवाइस होता है रजिस्टर, और रेजिस्टेंस रजिस्टर का होता है रेजिस्टेंस, है ना, इन ओम होता है ना। तो डिवाइस होती है रजिस्टर, जो आंखों से दिखाई देता है वो रजिस्टर होता है, और जो नहीं दिखाई देता है वो इन ओम रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ओके, तो ए और बी के बीच में आपने कनेक्ट कर दिया, और इक्वल रेजिस्टेंस क्या करते हैं आप, ऐसा कुछ कर देते हैं, 10th में यही करते हैं। पैरेलल में है तो फॉर्मूला कुछ और होता है, कंडीशन कुछ और होती है। Let these 3 resistors are connected in parallel between 2 points A and B. तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए आप फॉर्मूला कुछ ऐसा लिख देते हैं, डेराइव भी किया होगा मे बी आपने, 3rd चैप्टर में हम लोग भी करेंगे। बट क्वेश्चन बहुत बेसिक है, ऐसा करते ही क्यों हैं हम, सीरीज में क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में क्यों कर रहे हैं, तो चाहिए उस हिसाब से कुछ था ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो हमको 220 वोल्ट सप्लाई देती है घर में। अब हर डिवाइस को 220 वोल्ट चाहिए ही नहीं, किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए। तो जिसको कम चाहिए, जैसे कोई छोटा बल्ब है, होता है ना एलईडी बल्ब, बहुत कम वॉट के भी तो होते हैं, आप देखना 1 वॉट 2 वॉट के बहुत छोटे, और बहुत एलईडी बल्ब तो पॉइंटों में वॉट होता है उसका। तो अगर उसको 220 वोल्ट पूरा ही दे दें, वो बर्न हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। अब हाई रेजिस्टेंस इसको जो सप्लाई पहुंचाता है वो बहुत कम कर देता है। सर्किट में रेजिस्टेंस जब बहुत ज्यादा होता है तो करंट अपने आप कम हो जाता है, करंट को कंट्रोल करता है रेजिस्टेंस। अब अगर आपके पास ऐसे रेजिस्टर्स हैं कि इंडिविजुअल एक रेजिस्टर लगाओ तो काम ही नहीं हो रहा है, ज्यादा चाहिए और है कम, तो हम बहुत सारे रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करके ज्यादा रेजिस्टेंस बना सकते हैं, चाहिए उस हिसाब से, वो वाली बात आती है। हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास R ओम के 2 रजिस्टर्स हैं, लेट R की वैल्यू 50 ओम 50 ओम, बट आपको कंडीशन ऐसी आ गई कि हमें यहाँ 50 ओम चाहिए ही नहीं, हमें तो यहाँ 25 ओम चाहिए। 50 ओम है हमारे पास, 25 ओम का है ही नहीं, तो दोनों को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लोगे 50-50 ओम के, इक्विवेलेंट कितना आएगा 25 ओम।
फिर आप उस पैरेलल कॉम्बिनेशन को यहाँ लगा दोगे तो आपको 25 ओम मिल जाएगा। तो आंसर होता है टू गेट डिजायर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वी कंबाइन रेजिस्टर्स इन टू वेज, सीरीज एंड पैरेलल। अब कैपेसिटर की भी यही कहानी है। अगर आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, कभी आपको ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, कभी कम कैपेसिटेंस चाहिए, तो उनको भी हम सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो सेम आंसर है टू गेट डिजायर्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस वी कंबाइन कैपेसिटर्स इन टू वेज, सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बस हम तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करते हैं, बस क्वेश्चन आता है और हम उसको सॉल्व कर देते हैं और मार्क्स आ जाते हैं। तो उसका रीजन है फिजिक्स से पीछे सर्किट्स में करंट को कंट्रोल करने के लिए एक सूटेबल रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस की जरूरत होती है, और सूटेबल नहीं है तो कॉम्बिनेशन उसको सूटेबल बना देता है। दैट्स इट। ओके, तो अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो कैपेसिटर के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस के बेसिस पर आप कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को समझ पाएंगे। अगर रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं, इन दोनों में से क्या सेम होता है? सीरीज में अभी था ना, रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं तो हर रेजिस्टर में इन दोनों में से एक चीज सेम होती है सीरीज में। कौन सी? करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है तो ये अलग अलग होता है। ठीक है, अब आप बता देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सेम होता है? V सेम होता है, करंट अलग हो सकता है, V तो सेम होगा। ठीक है, कैपेसिटर में कुछ कहानी सेम है ना। अगर कैपेसिटर को आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो पहली बात तो कैपेसिटर का ये सिंबल होता है। अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई कैपेसिटर कहीं है तो ये है सिंबल कैपेसिटर का। जिस तरह से रजिस्टर का ये सिंबल होता है उस तरह से कैपेसिटर का ये सिंबल होता है। फिक्स्ड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर ऐसे बनाया जाता है। जिस तरह से वेरिएबल रजिस्टर के लिए कुछ सिंबल होता है, देखा है कहीं? अगर एरो लग जाए यहाँ पर, इसका मतलब ये रजिस्टर कैसा है? वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर है। यहाँ पर अगर कभी एरो दिख जाए तो समझ लो वेरिएबल कैपेसिटेंस वाला कोई कैपेसिटर है। बट ऐसे कभी नहीं मिलेंगे आपको, फिक्स्ड कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर ही मिलेंगे पूरी बुक में, पूरे चैप्टर में, एग्जाम में भी। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, अगर तीन कैपेसिटर जैसा कि आपको दिख रहे हैं कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज में। पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इसी तरह से दूसरे की, तीसरे की, C1 C2 C3 इनकी कैपेसिटेंस है, और A B ये दो पॉइंट हैं जिनके बीच में तीनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। आपको इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना है, एक टॉपिक है करना है। ठीक है, हमने इस कॉम्बिनेशन को एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। सोर्स क्या करेगा? इस कॉम्बिनेशन को चार्ज प्रोवाइड करेगा। बैटरीज से हम कैपेसिटर्स को चार्ज करते हैं, चार्ज स्टोर करते हैं। तो ये सोर्स है, ये सोर्स इन सभी कैपेसिटर्स को चार्ज ट्रांसफर करेगा। because they are in series, so because they are in series, so the charge on each capacitor will be same, will be equal। हर प्लेट के ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम होगी मैग्नीट्यूड में, एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव होगी। कैसे होता है ये वो सुन ले। हर दोनों प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट म्यूचुअली कनेक्टेड होती है क्या? तो आंसर है नहीं। एक कैपेसिटर दूसरी कैपेसिटर के बीच में क्या होता है? या तो वैक्यूम है, या एयर है, या कोई इंसुलेटर मटेरियल है। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स ही होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट तो है ही नहीं, करंट तो फ्लो होगा ही नहीं। कोई सोच ले ना करंट दिखा दे पॉजिटिव टू नेगेटिव, इम्पॉसिबल है। जीरो करंट होता है सर्किट में, इलेक्ट्रोस्टेट्स चल रहा है। ये थर्ड चैप्टर में आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, खूब करंट फ्लो करेंगे। तो कैपेसिटर अगर सर्किट में है तो करंट फ्लो नहीं होता है। ये कौन सा सोर्स है? डीसी वोल्टेज सोर्स है, डायरेक्ट करंट जिससे होता है। अल्टरनेट 7th चैप्टर में आपने देखा होगा, कुछ बच्चे पढ़े रखे हैं, कैपेसिटर में भी करंट फ्लो होता है अगर एसी है तो, अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टेट्स चल रहा है, स्टेशनरी चार्ज की बातें हो रही है। कैपेसिटर में चार्ज जाकर रुक जाता है, चार्ज पहुंचता है, बस वो कुछ सेकंड में चार्ज पहुंचता है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए थोड़ा सा करंट आता है क्योंकि चार्ज पहुंचता है। जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, करंट जीरो, करंट जीरो ही रहता है, जीरो स्टेशनरी। ओके, अब ये चार्ज आता कैसे है? तो पॉजिटिव प्लेट, फर्स्ट कैपेसिटर जो यहाँ पर है उसकी फर्स्ट प्लेट को, लेफ्ट प्लेट को पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज लेट ट्रांसफर करती है। इंपॉर्टेंट बात। तो क्या होता है? सामने वाली प्लेट का इलेक्ट्रिक इंडक्शन, चार्ज आया कहां पर?
वन एंड ओनली प्लेट, यहाँ पर कितना प्लस क्यू। सामने वाली प्लेट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक इंडक्शन में अंदर आता है माइनस क्यू चार्ज, बाहर आता है प्लस क्यू चार्ज। किस प्लेट पर, सामने वाली प्लेट पर अंदर माइनस क्यू, बाहर प्लस क्यू। वो प्लस क्यू चार्ज कहां चला जाता है, नेक्स्ट कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट पर, कनेक्टेड है म्यूचुअली, है ना। तो लेफ्ट कैपेसिटर की नेक्स्ट कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट पर वो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। तो कितना पॉजिटिव ट्रांसफर हुआ, प्लस क्यू। और ये प्लस क्यू वापस वही प्रोसेस रिपीट करता है, अपनी सामने वाली प्लेट पर इलेक्ट्रिक इंडक्शन करता है, उतना ही नेगेटिव अंदर आता है, उतना ही पॉजिटिव बाहर आता है। वो बाहर वाला पॉजिटिव बिकॉज इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्टेड है, तो वो नेक्स्ट कैपेसिटर की प्लेट पर ट्रांसफर हो जाता है। कितना, जितना बैटरी ने पहुंचाया था उतना ही ट्रांसफर हो रहा है। तो हर कैपेसिटर पर आप देखेंगे इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, इक्वल मैग्नीट्यूड का। तो दिमाग में फ्रीज कर लेना बात, अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या सेम होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड, हर प्लेट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। और पैरेलल में आप जानते ही हैं कौन सेम होता है, वी सेम होता है। तो इलेक्ट्रोस्टेट्स में करंट की बात ही नहीं होती है, तो इलेक्ट्रोस्टेट्स में क्या सेम है, चार्ज का अमाउंट सेम है हर प्लेट पर। अब आप प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करने के लिए हम पहले पोटेंशियल की बात कर लेते हैं ना। फर्स्ट कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है लेट V1, कुछ तो होगा। अगर C आपको पता है, Q पता है, तो C Q V में क्या रिलेशन होता है, C इक्वल टू Q बाय V, सो V इक्वल टू Q बाय C। सही बात है ना। तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए V1 इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C1। सिमिलरली सेकंड कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ तो होगा, चार्ज आ गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा, और वो क्या होगा, V2 इक्वल टू Q अपॉन C2। Similarly, the potential difference between the plates of third capacitor V3 equal to Q upon C3। तो क्या सेम है, चार्ज सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों प्लेटों पर सेम है। कैपेसिटेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग C1 C2 C3 अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो V1 V2 V3 डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अगर C1 C2 C3 बराबर ले लें तो V1 V2 V3 भी इक्वल हो जाएंगे। अब पॉइंट ए पॉइंट बी, ये जो वायर के एंड हैं, यहाँ पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। कुछ यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट यहाँ पर 2 वोल्ट है, यहाँ पर 2.5 है, यहाँ पर 3.5 है। तो टोटल हो जाएगा सम, जितना होना होगा, कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 वोल्ट, है ना। तो कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर। तो पहला टॉपिक होने वाला है सीरीज कॉम्बिनेशन का। इक्वेशन, इसको कंबाइंड इक्वेशन दे देते हैं 1 V इक्वल टू, है ना, और इसमें वैल्यू पुट करते हैं V1 V2 V3 की। तो क्या वैल्यू आएगी, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। क्या कॉमन आ रहा है, तो Q कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। एक इंटरेस्टिंग बात आपको पता चलेगी, इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। क्लियर दिख रहा है क्या किया है, Q को डिवाइड में पहुंचा दिया। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये होती है 1 अपॉन C। इसको देख रहे हैं ना, जनरल फॉर्मूला C इक्वल टू Q बाय V। इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन C इक्वल टू V अपॉन Q। तो अगर आप कह दें A पॉइंट B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है, A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है, और सर्किट को बैटरी ने चार्ज कितना दिया था, Q ही दिया था, और नेगेटिव एंड पर Q ही वापस पहुंचा था, प्लस Q पहुंचा था, जितना इधर से गया उतना इधर से आ गया। सिस्टम में पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो गई। ये सिस्टम अब किसी दूसरे सिस्टम में Q चार्ज फ्लो करने की कंडीशन में आ गया। तो एक्चुअल में तो कोई चार्ज, नेट चार्ज तो आता ही नहीं है, बट चार्ज सेपरेट हो गया ना। तो कितना सेपरेट हुआ चार्ज, उस चार्ज की वैल्यू को ही हम, चार्ज की वैल्यू को ही हम काउंट करते हैं कि इतना चार्ज सेपरेट हो गया, मतलब सिस्टम में इतना चार्ज स्टोर हो गया, सेपरेट होकर स्टोर हो गया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से अगर प्लस Q चार्ज आया था तो पीछे से प्लस Q बैटरी को वापस मिल गया,
तो हर प्लेट के ऊपर प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज सेपरेट हो गया, तो चार्ज कितना सेपरेट हुआ उसका मैग्नीट्यूड को ही काउंट किया जाता है। ये दिख रहा है ना आपको क्यू, ये वही चार्ज है। ओके, अब इक्वेशन 4 उसको मान लें, 3 इसको मान लें, तो इक्वेशन 4 और 3 से है ना, इसका कंबाइंड इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं, इसको कुछ इक्वेशन दे दें, 1 में वैल्यू पुट करके इक्वेशन 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, 3 और 4 से आपको क्या मिलेगा, C। ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस है, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो दिमाग में एक लॉजिक बना लो, रेजिस्टेंसेस के जो कॉम्बिनेशन के रिजल्ट आते हैं उसके बिल्कुल उल्टे रिजल्ट यहाँ आते हैं, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का होता है तब आता है 1/R, यहाँ कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रिजल्ट ये होगा, ठीक है। कैसे आया, इसको सीक्वेंस दिमाग में कर लेना, पहले इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस, उनके सम से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन ए एंड बी, और सिस्टम को कितना चार्ज दिया वो हमें पता है, कॉमन आ गया वो इस तरह से, और V अपॉन क्यू क्या होगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, इफेक्टिव सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है। तो रिड्यूस होती है सीरीज में, अगर कैपेसिटर को कनेक्ट कर दे तो कैपेसिटेंस रिड्यूस होती है, 1 अपॉन में आ रहा ना। अब टाइम बताइए, कर लें और पैरेलल कॉम्बिनेशन, बिल्कुल नवीन भी यही कह रहे हैं कि बिल्कुल कर लेते हैं, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक में बिल्कुल नहीं है, आगे एक अच्छा टॉपिक आएगा, वो लास्ट टॉपिक होगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड एनर्जी लॉस। तो कल की फर्स्ट हाफ क्लास तो उसी पर होगी रिलेटेड, और आपको बुक लेकर आनी है कल, टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन से बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी आपकी। और दूसरा, बिकॉज आप, है ना, और ऑफलाइन क्लास में आना है तो डाउट पूछने का आपके पास मौका होता है, और डाउट वही पूछता है जो पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता है उनके टेंशन ही नहीं है, डाउट ही नहीं आते। तो कितनी अजीब बात है ना, तो पढ़ें, डाउट आएगा, और है ना, एग्जाम से पहले डाउट आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो सारे डाउट एग्जाम के दिन ही आएंगे, ये बहुत खराब बात हो जाएगी, फिर मार्क्स कम आएंगे, सीधी सी बात। यस, पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से आप पैरेलल कॉम्बिनेशन को शो कर सकते हैं। बी पॉइंट, ए पॉइंट, ये 3 कैपेसिटर हैं, पैरेलल कनेक्ट कर दिए, कनेक्टिंग वायर से, कॉपर के वायर होते हैं ये सब। ओके, फर्स्ट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, सेकंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C2, थर्ड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C3। इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया, उस सोर्स का टोटल वोल्टेज है V, प्रीवियस टॉपिक में भी V ही था, ए बी के बीच में जो बैटरी कनेक्ट की थी ना उसका वोल्टेज V ही था, इसलिए V इक्वल टू क्या लिखा था, V1 प्लस V2 प्लस V3 पैरेलल में। यहाँ पर बिकॉज तीनों कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल कनेक्टेड है, तो हर कैपेसिटर को कितना वोल्टेज मिलेगा, जितना बैटरी का है उतना ही मिलेगा। हाउस होल्ड सर्किट जो होते हैं ना, घरों में जो सर्किट बनते हैं वो पैरेलल में बनते हैं, हर डिवाइस के लिए 220 वोल्ट मिलता है ना। अब डिवाइस को कम चाहिए तो इंडिविजुअल डिवाइस के साथ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है। कुछ डिवाइसेस होती है जिनको ज्यादा चाहिए वोल्टेज, तो क्या करते हैं, 220 वोल्ट से भी ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर। आपने देखा होगा वो वेल्डिंग करने वाले होते हैं ना, उनके पास एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को बढ़ा देता है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को चेंज करने के लिए ट्रांसफार्मर होता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। हमारे मोबाइल चार्जर होते हैं ना, जिसको टेक्निकली अडेप्टर बोलते हैं, उसके अंदर भी एक ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मोबाइल को 220 वोल्ट चाहिए ही नहीं, स्टेप डाउन कर देता है। फिर रेक्टिफिकेशन होता है, एक रेक्टिफायर सर्किट होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर हमारे मोबाइल की बैटरी में वो डीसी स्टोर होती है। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 5 मिनट्स का टॉपिक है ये, आराम से हो जाएगा, ठीक है नवीन। आप कहाँ, मतलब अब तो नवरात्रि भी खत्म हो गए, कई
अब तो कहीं नहीं जाते हो। ओके, चार्ज शो करते हैं, चार्ज शो करते हैं, तो इसको ऐसे समझ लो कि डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम के वेसल ग्राउंड में रख दिए और बरसात हो रही है, जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी उतना वाटर स्टोर हो जाएगा। सबको सेम पोटेंशियल मिल रहा है, जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी उतना चार्ज स्टोर कर लेगा, है ना। तो मान लेते हैं C1 सबसे कम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है, C2 इन बिटवीन, C3 सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है। तो हमारे पास तो बस प्लस माइनस मार्क करने की फैसिलिटी है, तो मैंने यहाँ 3 टाइम प्लस 3 टाइम नेगेटिव, यहाँ 4 टाइम प्लस 4 टाइम नेगेटिव, तो सबसे ज्यादा चार्ज मैंने C3 में स्टोर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, चार्जेस अलग हैं। कौन अलग है? चार्ज जो स्टोर हुआ है वो अलग है, और क्या सेम है? V सेम है। तो इसका मतलब फर्स्ट कैपेसिटर के चार्ज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? C इक्वल टू आप कहते हैं Q बाई V, तो Q इक्वल टू क्या होगा? CV। इस फॉर्मूले से फर्स्ट कैपेसिटर के चार्ज को ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली सेकंड कैपेसिटर के लिए चार्ज को V सेम है, V सेम है, इसलिए Q3 इक्वल टू C3V। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में फर्स्ट इक्वेशन V1 V2 V3 के लिए बनता है, क्योंकि वही अलग होते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट इक्वेशन Q1 Q2 Q3 के लिए बनता है, क्योंकि वही अलग होते हैं। सिस्टम में, पूरे सिस्टम में मिलकर कितना चार्ज स्टोर हुआ, है ना। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से टोटल कितना चार्ज निकला? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जाकर पहुंच गया अपनी अपनी जगह पर। नेगेटिव में इतना ही चार्ज वापस आ जाता है, वो एक अलग बात है। इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर देते हैं, तो V कॉमन ही ले लेता हूं, समझ गए होंगे आप। V कॉमन भी आ गया वैल्यू पुट करके, और V को डिनोमिनेटर में पहुंचा दें और टॉपिक खत्म हो जाता है। हो जाता है क्या? Q बाय V को क्या लिखेंगे? इफेक्टिव कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस, है ना। तो रेजिस्टेंसेस में जो रिजल्ट्स बनते हैं उसके उल्टे रिजल्ट्स यहाँ बनते हैं। तो पैरेलल में इफेक्टिव कैपेसिटेंस बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, पैरेलल में बढ़ता है, सीरीज में कम हो जाता है। हो जाएगा कुछ? स्टार्ट ध्यान रखना बस, स्टार्ट। कल हम एनर्जी लॉस, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके अक्षित, आप लीव कर सकते हो, है ना। डन। Okay, thank you, ओके, sir. थैंक यू। Good day, sir. गुड डे।